आज के अखबार भी सामने आ गए हैं एंड इट लुक्स लाइक कि एक और टर्बुलेंट डे पाकिस्तान का इंतजार कर रहा है. तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है इस मुल्क को. सीरियसली यार, इन लोगों ने नहीं समझ रहे, नहीं सुधर रहे. हमारे ये सियासतदान हुए और भी लोग हुए, दीगर इदारों के लोग, खुदा की कसम लाइक हैरानी होती है, परेशानी होती है कि यार क्या करेंगे यार. एनीवे, बिकॉज आज पंजाब में एक बार फिर से धमाचौकड़ी मचने वाली है. कोई इजलास बुला लिया गया है. स्पीकर पंजाब कहते हैं गैर कानूनी इजलास है. नून लीग वाले कहते हैं परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वो फारिग हो जाएंगे. मैं कल पीडीएम के एक बड़े लॉयर को पढ़ रहा था, सुन रहा था इनफैक्ट, लतीफ़ खोसा साहब और सरदार लतीफ़ खोसा, और वो भी कह रहे थे कि यार ये किसने इनको मशवरा दिया था कि ये इस तरह के इजलास बुलाएं. इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है. कोर्ट उठा के इनको मुंह पे मारेंगी ये चीज़ें. सो बहरहाल वाकई समझ में नहीं आ रहा यार. एक मुल्क जो कि इंडीड इस वक्त लिटरली लुकिंग इनटू डिफॉल्ट, आंखों में आंखें डाल के, वहां पे जरा हमारी आप हरकतें देखें यार कि क्या हो रहा है. बहरहाल चलें जी, क्या कर सकते हैं यार, ये तो नहीं सुधरेंगे. कम से कम हम प्रोग्राम में आपके मैसेजेस जो है वो जरूर शामिल कर सकते हैं यार. कसम से हर जगह से कोई ना फटीचर किस्म की खबरें सुनाई दे रही हैं. और कल रात तो मैं इतना गुस्से में आलम में मैं सो रहा था जब हमारी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं वो बाबर के हक में जो है वो ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे थे. देखें यार, बाबर के साथ खिलाड़ियों की मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग, बॉन होमी, प्यार मोहब्बत, कैमराडरी अपनी जगह, लेकिन ये जो सपोर्ट में ट्वीट्स किए गए हैं ये एक बहुत खतरनाक रीत है और रिवायत है. याद रहे जी, दिस इज इस तरह के जो ट्वीट्स हैं ये मेरिट की और अकाउंटेबिलिटी की मौत है. ओके, बाबर को याद रहे कि बैसियत कप्तान, उसको एक ऐसा कलंक लग गया है जो कि नहीं मिट सकता. पहला कप्तान जिसकी कप्तानी में, एब्सोल्यूट कप्तानी में, यानी कोई ये ऐसा नहीं कि टीम में कोई ग्रुप बंदी हो, कोई कुछ हो. मैं जो बार बार कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टेलविंड्स के साथ पाकिस्तान का कई सालों, दहाइयों बाद एक कप्तान आया है और अपनी पसंद के खिलाड़ी सेलेक्ट करता है, अपनी पसंद की टीम बनाता है और 3-0 हारता है. लगातार 4 टेस्ट मैचेस हार जाता है बैरून मुल्क की आई हुई टीमों से. अपने होम ग्राउंड में उसको इस तरह की सपोर्ट देना, आप इंटरनल टीम मीटिंग्स में जरूर ये कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर, अभी मैं शाहनवाज दहानी को भी देख रहा था, ये सब देखें, इन लोगों में बहुत दोस्तियां हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है. और ये स्पेशली जो एक इनर सर्किल है बाबर का, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा था, हारिस रऊफ को आपने देख लिया है, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, अभी 1-2 और आएंगे. अभी तो हमारे मौलाना साहब भी आके एक खिताब करने वाले हैं इस वक्त, लीडरशिप की अहमियत के ऊपर रोशनी डालेंगे. सो वो देख के भी बड़ा खून खोल रहा था कल के क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ. सीरियसली यार, ये होता है कि जब आप जो है ना वो हीरोज क्रिएट कर देते हैं, डेमीगॉग्स क्रिएट कर देते हैं. बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. तहसीन अमजद साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग कराची फ्रेंड्स, हाउ इज द मॉर्निंग इन कराची राइट नाउ? Did you ever visit Liari? Why Liari is the most densely populated area of Karachi as compared to other areas? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि Liari is the most densely populated area of Karachi. There are many areas तहसीन जो कि Liari की तरह densely populated हैं. So मैंने बिल्कुल विजिट किया लियारी, ऐसी क्यों बात होगी कि मैं विजिट नहीं करूंगा. अच्छा, जुल्फकार अली साहब कहते हैं शाहनामा इस्लाम और कौमी तराना के खालिक का हफीज जालंधरी की आज 40वीं बरसी बनाई जा रही है. तारीख पैदाइश 14 जनवरी 1900, वफात 21 दिसंबर 1982. जबरदस्त, क्या बात है जी. और हमी में थी ना कोई बात, याद ना तुमको आ सके. ये हफीज जालंधरी का शेर पढ़ रहा हूँ मैं. आई एम सॉरी, शेर पढ़ने की मुझे कोई ज़्यादा तमीज़ नहीं है, आपको लगा कि शायद मैं कोई नसर पढ़ रहा हूँ, लेकिन हफीज जालंधरी का शेर जुल्फिकार अली साहब ने भेजा है कि हमी में ना थी कोई बात, याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुम्हें भुला सके. वाह, क्या बात है. चलें, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं रावलपिंडी एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां सदियों पुराने नादर नुस्खों समेत हजारों किताबें मौजूद हैं. इस लाइब्रेरी की खास बात यह है कि यहाँ आने वालों को ना सिर्फ रिहाइश बल्कि खाना भी मुफ्त फराहम किया जाता है और ये लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहती है. अल नदवा लाइब्रेरी, आई नेवर हर्ड अबाउट दैट. 24 घंटे लाइब्रेरी खुली रहती है और आने वालों को जो है वो रिहाइश और खाना भी फराहम किया जाता है. That is something pretty cool. Right जी. जावेद साहब कहते हैं Elon Musk only blue tick users to vote in Twitter poll on policy. यार Elon Musk एक्चुअली जलील हो गया उस पोल में. वो समझ रहा था कि उसका जरा जो बुत था वो टूट गया. अच्छा, उसको बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे बॉट्स हैं, फेक अकाउंट्स हैं. रिमेंबर जब परसों मैं जिस पोल की जिक्र कर रहा था, Elon Musk
lost that poll in the sense I told you 57% people said कि वी वांट यू टू गो, हम चाहते हैं कि तुम चले जाओ. लेकिन इलॉन मस्क ने कहा है कि अब सिर्फ ब्लू टिक वाले जो हैं वही पॉलिसी मैटर्स पे वोट कर सकेंगे. इलॉन मस्क यार 2022 हैड बीन अ पैथेटिक ईयर फॉर हिम. मैं बार बार एक बात बोले जा रहा हूँ कि वो जो इलॉन मस्क की जो एक इनविंसिबिलिटी थी, एक फाइनेंशियल इनविंसिबिलिटी, वो इस साल आके जो है ना वो खत्म हो गई. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब कहते हैं, आपने खबर शेयर की है, तालिबान ऑफिशियली बैन विमेन फ्रॉम ऑब्टेनिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन. अताउर रहमान साहब कहते हैं, इज दिस द रियल फेस ऑफ इस्लाम? एब्सोल्युटली नॉट. ये इस्लाम का बिल्कुल रियल फेस नहीं है, और ज़ाहिर तालिबान जो रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इस्लाम का फेस नहीं है. आई नो यहाँ पे इनके बड़े सपोर्टर्स हैं, तालिबान की पॉलिसीज को बहुत सारे लोग यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि ये जब भी तालिबान आए, जिस वर्जन ऑफ इस्लाम को भी जो है सपोर्ट कर रहे थे, वो वर्जन ऑफ इस्लाम जो है वो पता नहीं क्या कह सकते हैं जी. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है जी? द डनिंग क्रूगर इफेक्ट. ओहो हो, जबरदस्त, क्या बात है जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं, कैन यू एक्सप्लेन दिस इन सिंपल वेज? Beware of the following cognitive bias. The less you know, the more confident you are. The more you know, the less confident you are. This is called the Dunning-Kruger effect. Okay. सर इस पे चलें, जरा थोड़ा सा पढ़ के आपके साथ जरूर ये शेयर कर लेंगे. और इसके अलावा दिशान बेग साहब कहते हैं, गाना ऑन मंडे सस्पेंडेड पेमेंट ऑन मोस्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल डेट, इफेक्टिवली डिफॉल्टिंग एज द कंट्री स्ट्रगल्स टू प्लग इट्स balance of payment deficit. Ghana had already announced a domestic debt exchange program. जी हाँ, श्रीलंका के बाद Ghana has become the latest country जिसने अपने sovereign debt पे जो है वो डिफॉल्ट कर दिया है. अपने sovereign debt के अलावा कुछ एक्सटर्नल कमिटमेंट्स थी उन पे, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि नो मेरे भाई, नो वी कैन नॉट पे दिस. और ये पाकिस्तान के लिए एक तौर से एक ड्राई रन हो सकता है कि घाना की पॉलिसीज देखें, हाउ डू द मार्केट रिस्पॉन्ड टू दैट, किस तरह दे इसको जो है इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं. बिकॉज वी कुड वेरी मच वेल बी कर एनीवे. आई थिंक टेक्निकली तो पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, लेकिन अभी इसकी अनाउंसमेंट रह गई है, तो अनाउंसमेंट जो करनी होगी आपको वो हम किस तरह कर रहे होंगे. आगे बढ़ते हैं जी. आदिल अली आदिल अवान कहते हैं, सुबह बखैर अदील भाई, इस्लामाबाद भी कराची की तरह दिसंबर में बारिशों को तरस रहा है. वो कहते हैं ना, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम. अच्छा, कराची बारिशों के लिए तरस नहीं ना, बिकॉज दिसंबर में कराची में जनरली बारिश होती नहीं है. हाँ, इस्लामाबाद में अगर अभी तक बारिश नहीं हुई है तो फिर ये परेशानी की बात है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आखिरी हफ्ते में देयर कुड बी सम गुड न्यूज देयर. खुरम रऊफी साहब, अरहम एंड ईमान, इलॉन मस्क इज नाउ सेइंग ही विल ओनली अलाउ ब्लू टिक अकाउंट्स एज मैनी वोटेड टू क्विट. यप, वी टॉकिंग अबाउट दैट अ व्हाइल बैक माय फ्रेंड. पीर ज़हीर साहब सलाम कहते हैं, फ़हीम अली खान भी सलाम कहते हैं, और मुबश्शिर नसीर कहते हैं, बिसाइड रिलीजन every Pakistani is also expert of cricket management too, but those who are don't work for it. We are confused nation, can't prosper like this. हाँ जी बिल्कुल, ये हाफिज नईमुर रहमान से, देखिए हाफिज नईमुर रहमान साहब की मजबूरी समझिए, उनको कराची से इलेक्शन जीतना, उनको पता है कि सरफराज कराची में आज भी जनरल मासेस में बहुत पॉपुलर हैं, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं. नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि सरफराज को कप्तान बनाया जाए. और सरफराज, मैंने कल भी परसों भी ये ट्वीट किया था, सरफराज इज नॉट द आंसर टू द प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ. और वो जो वापस आके हाँ एज अ प्लेयर उनको खिला के देख लें, कहेंगे एज अ कप्तान नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है. अच्छा जी, इसके अलावा मुबश्शिर नसीर साहब ने ट्वीट शेयर किया है फवाद चौधरी का, जिसमें फवाद चौधरी कहते हैं, मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के दरमियान आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट का बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हो गया. दोनों जमातों में मुकम्मल इत्तेहाद और यगानगत पाई गई. कल से हल्कों की फहरिस्त पर बातचीत होगी. इस सिलसिले में बातचीत का दूसरा राउंड कल होगा. सो या आई थिंक इमरान खान साहब अपने एक प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं यहाँ पे. काफ लीग जो है वो उनको मेरे ख्याल से अब तक तो सबको समझ में आ गया होगा कि दे आर नॉट द ट्रस्टवर्दी पार्टनर. बट बहरहाल जी, ये खान साहब की कुछ महीनों की मजबूरी बजाहिर है जिसकी वजह से ये हो रहा है. लेट्स सी आगे क्या होता है. आगे बढ़ते हैं जी. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर एंड गुड मॉर्निंग. ये दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और 7:35 हो चुके हैं. और मैं जरा आज अपने स्केल को कम रख के बात कर रहा हूँ. कोशिश करूंगा ज़्यादा जज्बाती ना हूँ, बिकॉज मैं लिटरली मैंने अपनी आवाज़ जरा अपने वोकल कॉर्ड्स पे थोड़ा सा और अगर मैंने असर डाला तो फिर हो सकता है कि आवाज ड्यूरिंग द मिड ऑफ द शो मेरा साथ जो है वो छोड़ सकती है. तो इसलिए क्या सीन है, चलें जरा आहिस्ता आहिस्ता हम बोलने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है,
प्रोग्राम में जरा आगे चल के हम बात कर सकते हैं हम प्रोग्राम में आगे चल के बात कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से. डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अच्छी खबर नहीं आई है. उनकी सियासी मुश्किलात में जो है वो इजाफा हो रहा है. और इस बार जो मसला डोनाल्ड ट्रंप के लिए आ रहा है वो आ रहा है अबाउट हिज टैक्स डॉक्यूमेंट्स की रिलीज के हवाले से. अमेरिका में वैसे तो ये काफी दफा हम बात कर चुके हैं. अमेरिका में वैसे तो सदारती जो इलेक्शंस हो रहे होते हैं उसके जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो अपने टैक्स की जो गोशवारे होते हैं अपनी टैक्स की तफसीलात जो हैं उनको जमा कराएं. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने कुछ सालों पहले ही 2016 में ये बात बोल दी थी कि वो अपने टैक्स की तफसीलात जमा नहीं कराएंगे. वो कहते हैं यार तू निकाल सकता है तो निकाल ले. उन्होंने कहा मैं तो नहीं दिखाऊंगा अपनी टैक्स की तफसीलात. लेकिन अब ये हुआ है कि जी उनकी टैक्स की तफसीलात जो हैं बिल आखिर एक बहुत तवील तकरीबन 2 से 2.5 साल के एक तवील सियासी जिद्दोजहद के बाद जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो उनके टैक्स डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव करने में कामयाब हो गई है. और अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका का जो लोअर हाउस है कांग्रेस का उनकी लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है उसकी एक कमेटी ने जिसमें डेमोक्रेटिक पार्टी यानी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो मुखालिफ पार्टी है उसकी अक्सरियत है उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है. ये फैसला कर लिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के टैक्स डॉक्यूमेंट आइंदा चंद दिनों में लोगों के सामने रिसीव कर लेंगे. और जो अब तक खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सन 2000 से लेकर 2016 तक इन 16 साल के अरसे में शायद कोई 10 साल जो है वो $1 भी का फेडरल टैक्स नहीं दिया है. ये काफी दिलचस्प सूरत हाल होगी. डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अभी तक अपने तमाम फाइनेंशियल मामलों को जो है वो सीक्रेट रखा था. अब वो पब्लिक के सामने खुल के सामने आने वाली है. वैसे भी आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनकी ऑलरेडी जो एक उनकी पॉलिटिकल ताकत थी उसको शदीद धचका लग चुका है. और वो अब वो बात जो है ना उनमें वो रही नहीं कि वो अभी जो मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे उनके सपोर्ट किए गए बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उनको शिकस्त हुई. बहुत सारे हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स जो हैं वो उनको शिकस्त हुई जिसके बाद अब वो उनकी जो दादागिरी वाला एलिमेंट था ना वो तो रिपब्लिकन पार्टी में खत्म हो गया. तो ये अब उन पे जरा मुश्किलात जो हैं ये बढ़ती जा रही हैं. और उनकी अपनी पार्टी के भी अब बहुत सारे जो लोग हैं ना उनको सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं. वो कह रहे हैं यार डोनाल्ड ट्रंप की गेम ओवर हो चुकी है. तो देखते हैं जी आइंदा चंद दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की ये टैक्स की तफसीलात जो है ये सामने आने वाली हैं और उसमें जो है वो क्या होता है सिलसिला. ओके जी. इसके अलावा अर्जेंटीना की टीम अपने मुल्क जो है वापस पहुंच गई है. आपने देखा जी 4 मिलियन लोग सड़कों पर निकल आए ब्यूनस आयर्स के. 4 मिलियन लोग. और इसमें जो सीन हुआ वो ये हुआ है कि आपको पता है कि इतने लोग आ गए क्योंकि अथॉरिटीज का ख्याल था कि 2 मिलियन लोग आएंगे. मैं कल भी जिक्र कर रहा था आपसे. 4 मिलियन लोग निकल आए और उनसे तो ये मैनेज ही नहीं हो पाया. यहां तक कि ये जो परेड थी ये आधी छोड़नी पड़ी उनको एक जगह पे लाके उनको हेलीकॉप्टर से उठा बिकॉज वो बस आगे ही नहीं. हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा उससे खिलाड़ियों को लेकर गए एंड ऑल क्योंकि इतने लोग आ गए बस नहीं जा सकती थी आगे. दैट इज द लेवल ऑफ एंथुसियाज्म जो खुशी का इस वक्त समय अर्जेंटीना में. बहरहाल लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के कप्तान और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन उनके अपने शहर रोसारियो पहुंच गए हैं. रोसारियो अर्जेंटीना का तीसरा बड़ा शहर है आफ्टर ब्यूनस आयर्स एंड कॉर्डोबा. और रोसारियो इज द प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड हिज फुटबॉल. व्हाट अ स्टोरी. लियोनेल मेसी आपको पता है कि ये जब से लियोनेल मेसी ने फुटबॉल खेलनी शुरू की थी he was from a very poor background. Okay, I mean he's that typical rags to riches story जिसको कहा जाता है. Just like Cristiano Ronaldo by the way, he is also from a very poor background. तो ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पेरेंट्स जो हैं वो ऑड जॉब्स किया करते थे और वालदा तो बल्कि उनके एक जमाने में रूम क्लीनिंग वगैरह और कमरों की सफाई वगैरह ये तक किया करती थी जस्ट टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम. और ये बहुत ही छोटी एज से जो है ना इसने अपने दिखाने शुरू कर दिए थे. जौहर दिखाने शुरू कर दिए थे. बहुत छोटी सी ये जिस टीम की जानिब से कभी कोई आपसे ये पूछे कि बार्सिलोना नहीं माफ कीजिएगा लियोनेल मेसी की पहली फुटबॉल टीम जिससे उसने खेलना शुरू किया था तो उसका नाम है नेविल ओल्ड बॉयज. ये आप सर्च कीजिएगा. एक टीम है नेविल ओल्ड बॉयज. जो लोग अर्जेंटीना या साउथ अमेरिकन फुटबॉल थोड़ी बहुत फॉलो करते हैं उन्होंने इस टीम का नाम सुना हुआ होगा बिकॉज जाहिर है इसकी जो सीनियर टीम है वो तो अर्जेंटीना की जो लीग है इसके अलावा कोपा लिबर्टाडोरेस वहां पे ये खेलते हुए जो है नजर आ रहे होते हैं जो कि साउथ अमेरिका की चैंपियंस लीग फुटबॉल है. सो वहां से नेविल ओल्ड बॉयज से इसने खेलना शुरू किया था और छोटी सी उम्र से ही गॉट द अटेंशन एंड ही कॉट द अटेंशन. एक तो ये वजह थी कि ही वाज वेरी टैलेंटेड और जो दूसरी वजह थी वो ये थी लियो मेसी जो है he was shorter than the rest of the teammates. Even वो छोटी एज में भी
आधी उम्र का जो है, आधी हाइट का हुआ करता था, लेकिन उसके बावजूद उसमें एक बला की फुर्ती हुआ करती थी और उसी वक्त से अंदाजा हो गया था कि दिस बॉय स्पेशल. अच्छा, जब ये टेस्ट करवाया गया कि क्या वजह इसके साथ हुई है, व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, व्हाई इज ही नॉट ग्रोइंग लाइक द अदर किड्स, तो पता ये चला कि उसमें एक हार्मोनल डेफिशिएंसी थी और वो हार्मोनल डेफिशिएंसी जो थी बेसिकली उसके जो ग्रोथ हार्मोन्स थे वो ट्रिगर नहीं हो पा रहे थे. वो ट्रिगर हो रहे थे तो वो उस स्पीड से नहीं हो रहे थे, उस रफ्तार से नहीं हो रहे थे जैसे बाकी बच्चों में हो रहे होते हैं उस उम्र के. आपको पता है कि ग्रोइंग एज जो होती है 7-8 ईयर ओल्ड 9 ईयर ओल्ड, इसमें बच्चों की ग्रोथ बहुत तेज होना शुरू हो जाती है. बिकॉज आपके इस एज के बच्चे होंगे तो आपको पता है जूते छोटे हो जाते हैं, पैंट छोटी हो जाती है, बिकॉज द चिल्ड्रन आर सिंपली ग्रोइंग टू फास्ट. सो लियो के केस में ऐसा नहीं हो रहा था और फिर वो हुआ यही कि उसको स्पेशल इंजेक्शन लगवाने जो थे, जो कि उसके हार्मोन्स को ट्रिगर किया करते थे, उनको जगाया करते थे कि स्टार्ट वेक अप वेक अप वेक अप, दिस किड हैज गॉट टू ग्रो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लियो मेसी जो है वो ये दिस आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव मेडिसिन्स. ये जो होते हैं, ये इंजेक्शंस जो होते हैं, जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट उनके थे उन्होंने जो रेकमेंड किया था, दिस वाज एक्सपेंसिव. उनकी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल, तो उनका क्लब जो है वो थोड़े बहुत पे कर दिया करता था. लेकिन वाकई एक टाइम ऐसा आया था कि द क्लब रिफ्यूज टू पे, सेड वी सिंपली कांट अफोर्ड दैट. आई मीन दिस इज सच एन एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन. तो वहां से अर्जेंटीना के भी हालात इकोनॉमिक लेट 90s में बहुत खराब हो गए थे एंड दैट्स व्हेन फिर वो यूरोपियन लीग्स 90s में, ये बहुत लंबी स्टोरी है यार, मैं पता नहीं कहां से कहां डिस्कशन में निकल गया. इसमें तो पूरा शो किया जा सकता है ऑन द स्टोरी ऑफ लियो मेसी. लेकिन 90s में दीज यूरोपियन क्लब्स दे बिकेम वेरी रिच बिकॉज इनकी बड़ी जबरदस्त, अगर आपको याद हो जो लोग उस जमाने से फुटबॉल देख रहे हैं, अर्ली 90s में इंग्लिश प्रीमियर लीग और स्काई स्पोर्ट्स की जो है, इंग्लिश प्रीमियर को एफए प्रीमियर लीग उस वक्त कहा जाता था, और उनकी और स्काई स्पोर्ट्स की बहुत शोरा अफाक डील हुई थी, तकरीबन £350 मिलियन की हुई थी. और वो ये कहा जाता है कि यूरोपियन फुटबॉल के लिए टर्निंग पॉइंट था बिकॉज द फुटबॉल from being a sporting spectacle became a television spectacle. यानी टेलीविजन की वो एक प्रॉपर्टी बन गई थी. सुपर संडेज आना शुरू हो गए थे, पूरी की पूरी फुटबॉल लीग को रिवैम्प किया गया था इंग्लैंड में, एंड दैट बिकेम द टॉर्च बैरियर फॉर द रेस्ट ऑफ द यूरोप. सो दे गॉट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स. और उन्होंने क्या किया था कि छोटी एज से उन्होंने जो है वो साउथ अमेरिकन फुटबॉलर्स को पकड़ना शुरू कर दिया था. वरना 80s में और 70s में जो साउथ अमेरिकन फुटबॉल लीग्स हुआ करती थी, इनफैक्ट अर्जेंटीना की जो फुटबॉल लीग हुआ करती थी, अब तो खैर उसको कोई नहीं पूछता, लेकिन वो एक जमाने में दुनिया की टॉप लीग हुआ करती थी. लेकिन जब से ये टेलीविजन मनी आई है और ये मीडिया वाला पैसा आया है, तब से यूरोपियन लीग से कोई मुकाबला ही नहीं है. सो उसके बाद से उन्होंने क्या किया था कि जी बहुत छोटी सी एज से इन्होंने जो है ना वो प्लेयर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था फ्रॉम साउथ अमेरिका. एंड मेसी वाज वन ऑफ दोज लकी पीपल जिनको जो है बार्सिलोना उठा के अपनी एकेडमी में ले गई थी. थोड़ा अर्सा बार्सिलोना रहा था, फिर वापस आ गया था, फिर दोबारा ही वेंट देयर एंड ही बिकेम द पार्ट ऑफ देयर जो उनकी जूनियर एकेडमी थी बार्सिलोना की. और उसके बाद तो फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री. और मजेदार बात यह है कि लियो मेसी को अर्ली 2000 में ये ऑप्शन दिया गया था कि तुम अगर चाहो तो स्पेन के लिए फुटबॉल खेल सकते हो, जिस वक्त उसका टैलेंट दुनिया के सामने कम से कम स्पेन में पॉपुलर हो गया था. ही वाज द यंगेस्ट, द मोस्ट एक्साइटिंग यंग टैलेंट देयर. तो उस वक्त लियो मेसी को ये ऑप्शन दिया था कि तुम अगर चाहो तो स्पेन के लिए खेल दो, लेकिन उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट. आई वांट टू प्ले, आई वांट टू रिप्रेजेंट माय कंट्री अर्जेंटीना. और अर्जेंटीना के लिए वो खेलना चाहता था. अर्जेंटीना के लिए बड़ी मजेदार स्टोरी है. अंडर 17 में पहली बार जब जो कोच उनके हुआ करते थे, उन्होंने जब इसकी पहली बार वीडियो देखी थी एंड ही वाज शॉक्ड बाय द टैलेंट ऑफ दिस गाय. ये 2003 की बात है, अंडर 17 वर्ल्ड कप के लिए जब अपनी टीम वो फाइनलाइज कर रहे थे. He was literally shocked कि यार ये इतना टैलेंटेड बच्चा बार्सिलोना में खेल रहा है, why don't I know about it? तो उसके पास एक मखमसे में आ गया था कि मैं इसको बुलाऊं टीम में या नहीं बुलाऊं. He decided against calling. Would you believe? उसने अपने पहले टूर्नामेंट में लियो मेसी को जो है वो बुलाने से इनकार. He said कि यार मैंने एक पूरी टीम बनाई हुई है और मैं मेन सेंटर फॉरवर्ड या स्ट्राइकर रोल के लिए अपना बंदा चेंज नहीं कर सकता. Their team lost to Spain. Ironically जहां पे मेसी खेल रहा था वो उससे सेमीफाइनल में हार गए थे अब अर्जेंटीना की टीम. और कहते ये हैं कि जैसे कहते हैं कि बार्सिलोना, वो जो स्पेन का जो टीम ट्रैवल कर रही थी, उसका जो कुक था, उनका जो बावर्ची उनके साथ ट्रैवल किया था, उसने उस कोच को बोला था कि यार तुम किस तरह के कोच हो, तुम्हारा सबसे टैलेंटेड यंग प्लेयर तो बार्सिलोना में खेल रहा है और तुम उसको अपनी टीम में, यहाँ पे अपनी टीम में नहीं खिला रहे हो यार. ही फिट्स फॉर अंडर 17 टीम, bring it to your side. I think he was 15 or 16 at that point in time.
सो ब्रिंग हिम टू योर टीम. फिर कहते हैं कि जी वो अंडर 20 में ही मेड हिज डेब्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन बार्सिलोना and he provided an amazing goal against Paraguay. I think that was his first game and then the rest is history. What a story यार, what a story. मैं जरा अपने वोकल कॉर्ड्स को आराम देता हूँ, आप इंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा गाना और मैं मिलता हूँ आपसे इसके बाद. So don't go anywhere and keep listening. The thing is that there is no commercial break. तो मैं 4 मिनट के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में जो है हाजिर हो जाऊंगा. आतिफ असलम की आवाज हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं. This is In Dino. Alright, 7:50 is the time. Yes, this is Zadil. ये आवाज मेरी है. अगर आपको पहचान में ना भी आ रही हो तो मैं यकीन दिलाता हूँ थोड़ी सी मुख्तलिफ बदली हुई आवाज आ रही होगी, लेकिन बहरहाल मैंने अभी एक बार फिर से बहुत सारा गरम मशरूब जो है वो पी लिया है जिससे थोड़ी सी वोकल कॉर्ड्स की सिकाई हो जाए. तो कोशिश ये करते हैं कि आगे चल के प्रोग्राम में जो है वो बातें कम और आज मौसीकी जो है वो ज्यादा हो जाए. क्या बात है. चलें जी, वासिफ जैदी साहब कहते हैं माय नेफ्यू अली हैदर जैदी इज अप फॉर नस्ट एंट्री टेस्ट टुडे, प्लीज विश हिम गुड लक. अली माय बॉय, विशिंग यू गुड लक. छा जाओ लड़के, छा जाओ. अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबियां दे. आमीन सुम्मा आमीन. इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब, अरे जबरदस्त. लो कॉस्ट कैरियर कहते हैं ओवर द पास्ट 3 decades लो कॉस्ट कैरियर्स have transformed the air travel market, disrupting the traditional world of legacy flying career and creating a revolution in air travel service. बिल्कुल, absolutely. परसों ही मैं अपने साहबजादे आयान के साथ बैठ के we were talking about वो पता नहीं वो फ्लाई जिना थे आजकल बड़ा इंस्पायर्ड है, तो मैं उसको ये बता रहा था फ्लाई जिना एक्चुअली is a low cost career. तो हम ऐसे ही बैठे हुए we were studying about low cost career and somehow China came in and we were looking at the number of low cost career in China. That's mind boggling, seriously. Just check that out यार, Wikipedia पे आप check कीजिएगा. But yes, I think low cost career it has revolutionized things for sure. अब्दुल्ला सलाम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम. भाई लाहौर में बहुत ज्यादा फॉग है, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि पूरे पंजाब में इस वक्त साउथ टिल नॉर्थ फॉग ही फॉग है और नॉर्थ में शायद थोड़ी कम हो. और मोटरवे का जो है वो बुरी तरह डिसरप्ट हुई हुई है. M2, M3, M4, N11 सब जो है वो इस वक्त ट्रैफिक वहां के लिए बंद है. मोहम्मद वसीम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस अपडेट विद अस. असांज ये कहते हैं ब्रदर आर यू हैविंग लॉजेंजेस? नो, आई एम नॉट हैविंग एनी लॉजेंजेस. आई एम हैविंग नेचुरल लॉजेंजेस. ओके, मैं ये कह सकता हूँ. ठीक है जी. राशिद महमूद साहब अपना इनबॉक्स चेक कर लीजिए, मैंने आपको इनविटेशन लिंक भेज दिया है. शाहीन ताहिर ने भी भेजी है तस्वीर. टू मच फॉग शाहीन, हाउ विल यू गो टू द ऑफिस टुडे? अताउर रहमान साहब कहते हैं थैंक यू अदील फॉर द ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ लियोनेल मेसी. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, आपने एंजॉय किया इसको. शहजाद इकबाल कहते हैं व्हाट एन इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ लियो मेसी फॉलोड बाय ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ आतिफ असलम. व्हाट अ कॉम्बिनेशन. थैंक यू. नाइस सॉन्ग मैचिंग विद पॉलिटिकल सिचुएशन. फरी कहती हैं. इसके अलावा उमर फारूक कहते हैं प्लीज पे सुकून फीचरिंग शै गिल, यू एंड योर लिसनर्स विल नॉट रिग्रेट. चलें जी, मैं ढूंढ लेता हूँ अगर मेरे पास ये गाना है. शाहीन ने भी लियारी बॉय कैफी खलीली की कहानी सुनो गाने की जो है वो बात की है. चलें जी, ये गाने आजकल काफी सोशल मीडिया पे जो है वो हिट जा रहे हैं. और उमेर बाबर कहते हैं अदील भाई आप हमारे आरजे हो, सुबह हो शाम हो. अरे यार आपकी मोहब्बत है भाई, थैंक यू सो मच यार. इतने मोहब्बत भरे कलमात भेजने की क्या वजह है उमैर, ये मुझे जरा बता दो. इसके अलावा हसनैन गुड मॉर्निंग भेजते हैं. थैंक यू हसनैन आला, बहुत शुक्रिया. अहमद अदील साहब कहते हैं शबे यल्दा मुबारक. क्या बात है, ये इस बच्चे को याद रहते हैं ये शबे यल्दा. आपको पता है कि जो इरानियन कल्चर है, जो एंशिएंट पर्शियन, नॉट इरानियन बट आई विल से एंशिएंट पर्शियन जो कल्चर है उसमें ये शबे यल्दा इनका एक फेस्टिवल होता है विच इज ऑन द जो कहते हैं ना जो मिड विंटर, यानी जो साल का सबसे मुख्तसर दिन होता है उस दिन ये फेस्टिवल जो है वो शबे यल्दा इनका सेलिब्रेट किया जाता है, मार्क किया जाता है. विंटर सोलिस्टिस कल इस बार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो विंटर सोलिस्टिस बाय द वे इज टुमारो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. बट अहमद ने शबे यल्दा की आज जो है वो भी सही बताया लड़के ने. 21 दिसंबर को शबे यल्दा इस बार जो है मनाया जा रहा है. सो एनीवन हु एडहेयर्स टू द पर्शियन कल्चर या जो बिकॉज ज़ाहिर आपको पता है कि जो इरानियन और जो पर्शियन सिविलाइजेशन है उसका बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है. पाकिस्तान में भी बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि चाहे वो नवरोज़ हो या शबे यल्दा हो, मैं पारसीज के अलावा ज़ोरास्ट्रियंस के अलावा भी लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं. सो एनीवन ऑफ यू इज मार्किंग
वेल, गुड विशेस फॉर द फेस्टिविटीज टुडे एंड या ग्रेट. चले जी, अभी हमारे इंजीनियर बाबू भी बैठे हुए हैं. ये भी गिलगित के इनसे पूछते हैं कि इनके यहाँ शब यल्दा मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता, जानने की कोशिश करते हैं इनसे, बिकॉज ज़ाहिर है वो हैं, काफ़ी लिंकेजेस होते हैं आपस में हैं. अच्छा जी, इसके अलावा राना कहती हैं योर थ्रोट इज बैड, मेसी इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी, आई एडमायर हिम अ लॉट. बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है. मेसी इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी और ऑफ हार्ड वर्क एंड आई थिंक इट इज द स्टोरी ऑफ God gifted talent which has been curated really well. कि एक अच्छे talented बंदे को, because do you really think that Messi, for that matter, was the only smartest and the coolest player in Argentina at that point in time? No, there would have been so many other people. उसके बाप का बड़ा important role था in the entire thing, because उसको अपने बेटे का जो है ना वो talent पता था. उसको ये नहीं था कि नहीं खबरदार जो तुम मैदान गए फुटबॉल खेलने, जाओ पढ़ो लिखो अपने खानदान का नाम रोशन करो. उसके बाप ने कहा भाई इसको फुटबॉल खेलनी है, इसको फुटबॉल खेलनी है. जो पहला एजेंट आया था बार्सिलोना का, उसने उसको बोला द बॉय इज देयर, टेक हिम, ले जाओ, चलो मैं भी चलूंगा साथ, मैं भी देखूंगा बार्सिलोना. सो ये एक बड़ी जबरदस्त, आई मीन मैं अक्सर ये देखता हूँ हमारे यहाँ टेप बॉल के बहुत सारे प्लेयर, मैं देख रहा होता हूँ उनकी वीडियोज आ रही होती हैं सोशल मीडिया पे, 3-4 तो उसमें लेजेंडरी टेप बॉल के प्लेयर्स हैं. नाउ जस्ट इमेजिन हैड दीज गाइस, और ये सारे अब ज़ाहिर है ये कोई नौजवान प्लेयर नहीं है, ये अब काफी बड़ी उम्र के हो चुके हैं. मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि ये अगर छोटी छोटी उम्रों में इनको हम क्यूरेट कर दे तो ये किस लेवल के तबाही किस्म के बल्लेबाज जो हैं बन सकते थे इंटरनेशनल लेवल पे. लेकिन वो मौके या वो चीजें नहीं हुई. और हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी बदकिस्मती है ना वो यही है कि वालिदैन, और स्पेशली हमारे, मैं तो समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास वालिदैन है, मिडिल और अपर मिडिल क्लास वालिदैन है, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि यार योर चाइल्ड कैन हैव अ करियर इन स्पोर्ट्स नाउ. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ, ही कैन हैव अ करियर इन स्पोर्ट्स. सो प्लीज, अगर उसमें क्रिकेट का नेचुरल टैलेंट है तो उसके लल्लू पंजू किस्म के ग्रेड्स की चक्कर में उसका ये टैलेंट मत जाया होना. हमारे खानदान में एक बड़ा अच्छा क्रिकेटर था यार, वो भी इस चक्कर में नहीं पहुंच सका ना. बच्चा बहुत आगे जाना था यार. वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ था जब उसको ट्रैवल नहीं करने दिया था अब कंट्री फॉर अ टूर्नामेंट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. आज के अखबारात में जो अहम खबर है वो बन्नू से आई है. ऑपरेशन में 25 दहशतगर्द हलाक, 7 ने सरेंडर किया, 3 फरार होते गिरफ्तार, 3 फौजी जवान शहीद. हमला बाहर से नहीं हुआ. दहशतगर्द अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांगते रहे. तर्जुमान पाक फौज. कॉम्प्लेक्स में जेर तफ्तीश 35 दहशतगर्द मौजूद थे. एक ने CTD एहलकार को काबू करके असलहा छीन लिया और साथियों को आजाद करवा लिया. ऑपरेशन में फोर्सेस के 3 अफसरों समेत 10 जवान जख्मी हुए. दहशतगर्दी की हर लहर को कुचलने की सलाहियत है, किसी जत्थे को अमन खराब करने नहीं दिया जाएगा. DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ. ओए, DGISPR चेंज हो गया क्या? मुझे नहीं पता थी ये बात. एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. गवर्नर का तलब करदा आज का इजलास गैर कानूनी. स्पीकर का ये कहना है, पंजाब असेंबली के स्पीकर का तलब करदा इजलास चल रहा हो तो गवर्नर नया इजलास नहीं बुला सकता. असेंबली सेक्रेटेरिएट गेजेटेड नोटिस जारी नहीं करेगा. सप्तान खान की रोलिंग. अच्छा जी, नून लीग का ताहम इस हवाले से ये कहना है कि परवेज इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो वो फारिग हो जाएंगे. एतमाद का वोट ना लेने पर वजीर आला हाउस सील कर दिया जाएगा. राना सना का ये कहना है. लाहौर हाईकोर्ट का ये कहना है 18 मुअत्तल लीगी अरकान को पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत की इजाजत उन्होंने दे दी है. आसिफ जरदारी का जो है ये कहना है कि बहुत जल्द हमारा वजीर आला होगा. नवाज शरीफ और शहबाज से भी राब्ता. असेंबली का इजलास जारी. यार ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, ये PDM वाले इससे और अपने लिए गड़ा, यानी सीरियसली आपको ऐसा लगता है कि यार जब आप डेप पे पहुंच गए हो ये और गड़ा खोद के अपने आप को इसमें दफना रहे हैं. क्या ये समझ रहे हैं पब्लिक ये देख नहीं रही ये चीजें कि ये क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार. एनीवे, इमरान खान कहते हैं असेंबलियां तहलील होने से हमारे अरकान को नहीं PDM को खौफजदा होना चाहिए. मुल्तान गुजरावाला फैसलाबाद के अरकान पार्लियामेंट की असेंबली तोड़ने पर तहफ्फुजात. करप्ट टोला इक्तदार के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है. अच्छा जी, इसके अलावा क्या सीन है जनाबे वाला. मोनिस इलाही कहते हैं पंजाब असेंबली तोड़ने गुड कॉप काफ लीग पंजाब असेंबली तोड़ने की हिकमत अमली मुकम्मल कर ली. अच्छा जी, फवाद चौधरी का ये कहना है वोट लेने और एतमाद का फैसला स्पीकर करेंगे. हुकूमत ने बिजली की तलब कम करने के लिए कुछ यार इस पे मैं बात करूंगा आगे चल के.
होटल रात 8, शादी हॉल 10 बजे बंद, 20% सरकारी मुलाजमीन घर से काम करेंगे. इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन है. अच्छा जी, बाबर आजम और पाकिस्तान टीम की हजीमत भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है, जिसपे आगे चल के हम रोना धोना करेंगे. पहली बार पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर वाइट वॉश हुआ है. और इसके अलावा बिलावल का कहना है कि सर की कीमत लगाने से साबित हुआ कि मेरा कहना दुरुस्त था. ओके जी, और क्या खबर है? चलो यार, यहाँ पर अभी रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओके माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. अच्छा जी, रोना धोना तो हमने कल कर लिया था अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस एंड ऑल, लेकिन अजीबोगरीब वाकयात कल जो हैं वो हुए हैं. और वो हुआ ये कि सबसे पहले बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान टीम 34 मिनट में सीरीज वाइट वॉश हो जाती है. इंग्लैंड सेलिब्रेट करते हैं, जबरदस्त ट्वीट करते हैं, इसको अपनी बेस्ट टेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक करार देते हैं. व्हाई नॉट पाकिस्तान को उनके फोर्ट्रेस में आके क्लीन स्वीप कर देना. लेकिन अच्छा, फिर जाहिर है तोपों का रुख जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट की तरफ आ जाता है. बाबर जो है वो आके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वही ऑल फॉल आए माए शाएं करके जो है वो चले जाते हैं. उसके बाद गेम जो है ना वो शाम तक अजीब सी शुरू हो जाती है. और वो होता ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चंद चुनिंदा खिलाड़ी जो हैं वो बाबर की शान में कसीदे ट्वीट करना शुरू कर देते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स जिसमें हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, शाहनवाज दहानी हैं, पीसीबी के कुछ मीडिया टीम के लोग भी जो हैं वो अप्रिशिएट करते हैं जो सपोर्ट बाबर को दी जा रही है एंड ऑल. लाइक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अगर यही सिलसिला होगा तो फिर यार इसी चीज ने तो पाकिस्तान को मरवा दिया है. मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि यार बस मेरा बंदा बेस्ट है, वो जैसा भी परफॉर्म करे मुझे इससे कंसर्न नहीं है, मेरा बंदा बेस्ट है. मैं तो ये समझता हूँ कि यार जाहिर है ये एक तरह की वार्निंग भी दी गई है शायद क्रिकेट बोर्ड को या बाकी सारे लोगों को कि यार बाबर को नहीं छेड़ना, बाबर हमारी रेड लाइन है. सोचना भी मत. I mean, who came up with this stupid and silly and idiotic? और मैं वो लफ्ज नहीं बोलने वाला कि उर्दू के एक हरूफ ताजी से निकलता है, मैं नहीं बोल रहा वो लफ्ज, लेकिन ये कौन उनको अहमकाना ये ट्विटर ट्रेंड सजेस्ट कर देता है. भैया अभी जरा रुक जाओ, अभी तुम जरा होम पे और हारोगे ना फिर तुम खुद बोल रहे होगे, फिर तुम्हारे ट्वीट्स नहीं आने वाले उन सीरीजों के बाद. सीरियसली स्पीकिंग, बाबर अगर इतना ही अजीम कप्तान बन चुका होता ना तो उसको छा जाना चाहिए था इस टेस्ट मैच में. इस तरह कराची टेस्ट में पिछली बार वो चल गया था, रुक गया था वो यार, दीवार बन गया था. बन जाता दीवार इस बार भी यार, नहीं जीतने दूंगा इंग्लैंड को यार, मर जाऊंगा मैं, रोल जाऊंगा. देखा किस तरह के शॉट खेल के आउट हुआ है वो. देखिए बाबर की बैटिंग ग्रेटनेस पे कोई शक नहीं है. आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड प्लेयर्स परहैप्स एवर. इंजी भाई, जावेद, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, यार बाबर उनके भी ऊपर के लेवल का एक प्लेयर है यार शायद. लेकिन यार ये आके जो ये कहानियां चल रही हैं कि जी बाबर हमारी रेड लाइन है और ये फलाना है, यार ये पागलपने हैं यार कसम से. लाइक मैं किस तरह, मुझे तो बहुत फ्रस्ट्रेशन, मैं तो यही बार बार बात बोले जा रहा हूँ यार यार क्या है यार, यानी कुछ भी यहाँ पे हर चीज यहाँ पे सीरियसली. जिस दिन मार्केट 1200 पॉइंट भी गिर जाती है, 1100 पॉइंट, उस दिन वहां पे राना सन्नाउल्लाह कहता है मैं ताले लगवा दूंगा. हमारे यहाँ कुछ अहम अरबाब इख्तियार हैं जिनको ऑडियो लीक्स में रिलीज करने में लगे हुए हैं. वो सही है गलत है मुझे क्या पता है यार इस चीज के हवाले से. 13 मिनट की ऑडियो लीक्स आ रही हैं. मीडिया का हमारा एक हिस्सा जो है वो ऐसे फ्लोर पे जंपे मार रहा है ऑडियो लीक्स के आने के ऊपर जैसे पता नहीं किसी ने जो है वो स्टील के फ्लोर पे आग लगा दी और उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है वहां पे. और इकोनॉमी की वाट लगी हुई है आपकी. सीरियसली यार अजीब यार, अजीब एक वहशत का सा आलम चल रहा है इस वक्त इस मुल्क में. यानी कहीं तो जिसे कहते हैं ना कि कोई खुशखबरी मिल जाए या कोई अच्छी खबर मिल जाए, बट यार अजीब वहशत सी है. सीरियसली यार बहुत परेशानी है. उस पे एक कौम का जो है ना वो हमारे एक ही पैशन है क्रिकेट, और उस क्रिकेट में भी जो है ना वो आप देख रहे हैं कि यार इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है यार. बहरहाल अब क्या बोल सकते हैं. अच्छा जी, वक्त तो ज्यादा नहीं है. आपको ये भी पता है कि वक्त ज़्यादा इसलिए नहीं है बिकॉज आपको पता है कि दूसरे टेस्ट मैच अब शुरू होने वाला है और ये टेस्ट मैच 27 तारीख से शुरू हो रहा है. इसका मतलब ये कि वी हैव गॉट जस्ट 6 days. न्यूजीलैंड की टीम 1-2 दिन में पाकिस्तान पहुंचने वाली है और अब ये होगा कि जी न्यूजीलैंड जो है उनके साथ मैच में ये बात बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम में कुछ तब्दीलियां की जाएंगी.
सुनने में ये आ रहा है कि जी बैटिंग में उस्मान सलाउद्दीन को लाने की बात की जा रही है, मोहम्मद हुरैरा को चांस देने की बात की जा रही है. किसको ड्रॉप करेंगे मुझे पता नहीं है. सलमान आगा जो कि बकौल हमारे अजीम मोटिवेशनल कोच जनाब शकलैन मुश्ताक मुतज़ल्ला अलैह जो हैं वो कहते हैं कि जी 80% वो बैट्समैन है और 20% ऑलराउंडर है या कोई ऐसी उन्होंने अजीब अहमकाना सी बात की थी जिससे वो ना बॉलिंग कराते हैं और बैटिंग तो सलमान की आपने देख भी ली है. सो बहरहाल उसको हटाएंगे, क्या प्लान है. शान मसूद ड्रॉप होने वाले हैं. अब्दुल्ला शफीक हैड अ वेरी पुअर रन इन दिस सीरीज, बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग प्लेयर था लेकिन मज़ा नहीं आया. तो ये जो है कुछ समझ में नहीं आई ये बात कि अब क्या तब्दीलियां जो है ना वो होने वाली हैं. और फिर क्या सीन है. यासिर शाह का जिक्र आ रहा है एक बार फिर से, हसन अली का जिक्र आ रहा है एक बार फिर से. मुझे नहीं पता कि ये क्या चेंजेस लाने वाले हैं टीम में. जो असल प्रॉब्लम हो गई है ना वो ये हो गई है, जो असल प्रॉब्लम है वो ये हुई है कि यार हम तो अब बॉलिंग फ्रेंडली विकेट्स भी नहीं बना सकते, बिकॉज बॉलिंग फ्रेंडली विकेट बनेंगी उसका सबसे पहले शिकार हम लोग खुद होंगे, सबसे पहले हम लोग खुद फंसेंगे, तो सबसे पहले हमारे प्लेयर्स आउट होंगे उसमें यार. वो तो कोई इधर उधर करके कोई 200 सवा 200 बना लेंगे न्यूजीलैंड वाले यार, कि हमारे सेंटर और इस सऊदी के सामने जो है ना हमारी टीम आउट हो रही होगी. तो बहरहाल ये कुछ समझ में नहीं आ रहा. अच्छा जी, हेड कोच साहब क्या कहते हैं सुनते हैं भाई. खेल का अंदाज तब्दील करने के लिए इत्तेफाक चाहिए, इत्तेफाक चाहिए. अच्छा, हर पहलू पर बारीकी से काम करना होगा जो रातों रात मुमकिन नहीं है. तो भाई किसने आपको परसों कोच बनाया था पाकिस्तान टीम का यार. मेरे ख्याल से शकलैन मुश्ताक हैज बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. कोई ना कोई तो प्रोग्रेस रिपोर्ट, कोई चीज कुछ इस तरह का सिलसिला होना चाहिए. बाबर ने तो कह दिया है जी हमारे पास जो है ना वो बेहतरीन टीम मैनेजमेंट है, बेहतरीन टीम मैनेजमेंट हमारी है. यार तुमसे इंजरीज तक मैनेज नहीं हो रही हैं, खिलाड़ियों की एग्रीवेट हो रही हैं तुम्हारी इंजरीज, खुद तो खिलाड़ी जाके अपने इलाज करवा रहे हैं. सो बहरहाल क्या बोले यार अब सीरियसली यार. तो एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अर्जेंटीना की टीम अपने वतन वापस पहुंच गई है और फकीदुल मिसाल उनका जो है वो इस्तकबाल हुआ है. सुबह मैं आपको बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट ऑलमोस्ट 4 मिलियन पीपल वो ब्यूनस आयर्स की सड़कों पे जो है वो उतर गए थे और यहाँ इतना ज्यादा क्राउड जमा हो गया था कि वो जो विक्ट्री परेड उनकी होनी थी वो जहां तक होनी थी उससे आधे रास्ते पर जो है वो रोक देनी पड़ी थी, बिकॉज वो आगे जा ही नहीं सकते थे, लोग इतने ज्यादा हो गए थे. तो खिलाड़ियों को जो है वो लिटरली हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएट जो है वो करवाना पड़ा था इस सिचुएशन से. तो काफी सारे लोग जो हैं वो इससे डिसअपॉइंटेड जो हैं वो हुए होंगे. सो बहरहाल जी, बहरहाल जो भी है, फीफा वर्ल्ड कप इज नाउ ओवर. लियोनेल मेसी का नाम जो है वो आ गया है अब रिकॉर्ड बुक्स में और लेजेंड्स में उसका नाम जो है वो आ गया है. आई वॉज लुकिंग थ्रू दी मीडिया कवरेज ऑफ दैट थिंग एंड इट लुक्ड अमेजिंग. एक लेजेंडरी प्लेयर को जिस तरह का ट्रिब्यूट दिया जाना चाहिए वैसे ही होगा. अच्छा जी, बाकी क्या सीन है. बाकी ये सीन है कि अच्छा जी, अच्छा इंग्लैंड की टीम चली गई है. ओके ठीक है. अच्छा, अरे यार अब तो वैसे आप तो यूरोपियन लीग शुरू होने वाली हैं, अब प्रीमियर लीग वगैरह पे फोकस और ला लीगा पे फोकस जो है वो हो जाएगा. लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इमीडिएटली. द मैचेस दैट आर गोइंग टू हैपन विल टेक प्लेस. अभी जो है वो EFL कप होने वाला है इस वीकेंड पे एंड द प्रीमियर लीग इज गोइंग टू रिज्यूम फ्रॉम द बॉक्सिंग डे. ऑलराइट, बॉक्सिंग डे को प्रीमियर लीग रिज्यूम होगी. वो हम फिर वीकेंड पे जाते हुए जो है ना उसके हवाले से बात कर लेंगे. मंडे से प्रीमियर लीग इनफैक्ट जो है वो रिज्यूम होने वाली है और यूरोपियन लीग्स भी जो है वो बॉक्सिंग डे से रिज्यूम हो रही होंगी. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. लिए चलते हैं आपको अभी ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. So that was Hassan and Roshan featuring Shay Gill and well, nice song actually, nice song. और सुनने में अच्छा लगा. थैंक यू फॉर द रिकमेंडेशन. हमारे जिन दोस्त ने अभी प्रोग्राम में चलाने को कहा था. और आई विल बी प्लेइंग द कैफे खलीली सॉन्ग एज वेल बिकॉज मैं कोई बहुत ज्यादा बातें करने के ना सो मूड में नहीं. मैं आमतौर से इस ब्रेक के बाद गाने भी नहीं चलाता, लेकिन मैंने अभी गाने चला दिए हैं और चला दिए. बहरहाल जी, हमने थोड़ी देर पहले इस वक्त जो है वो बात की थी
अर्जेंटीना की टीम के होम कमिंग के हवाले से. बट गाइज लुक फॉर एंड गूगल फॉर द पिक्चर ऑफ मोरक्कन टीम्स होम कमिंग एज वेल. वो भी अपने वतन वापस पहुंच गए हैं और उनको भी जो है वो बहुत ही जबरदस्त उनका इस्तकबाल हुआ है इनके अपने होम कंट्री में. और एक जबरदस्त परेड हुई है वहां पे जहां पे लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद थे. और इसके अलावा उस परेड के अख्ताम पर किंग मोहम्मद VI जो कि फरमारवा हैं मोरक्को के, वहां पे उनसे उनकी मुलाकात भी हुई और एक स्टेट रिसेप्शन जो है वो उनको दिया गया. याद रहे जी, ना सिर्फ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, आई थिंक दिस मोरक्कन टीम, the Moroccan team recognizes itself more of an Arab team than perhaps an African side. So वो pan Arab आपको जो ब्रदरहुड भी जो है इस पूरे मामले में नजर आ रहा था. So चलें जी, ग्रेट. अच्छा जी, एहसन परवेज कहते हैं किसी ने आज रिक्वेस्ट की और गाना चल गया, लेकिन जरीन अवान साहब का हिंद को गाना आज तक नहीं चला क्योंकि यार ये गाने अवेलेबल थे प्लेलिस्ट में सामने यार, इस वजह से चल गए. पूरा मख्तर कहते हैं थैंक्स ऑलमाइटी दैट द टेस्ट मैच एंडेड. हम तो यूनिवर्सिटी रोड पर रुल गए थे कसम से यार. व्हाट अ डबल वैमी गोइंग ऑन एट द यूनिवर्सिटी रोड. एक तो टेस्ट मैच की कमबख्ती और फिर उसके बाद जो ये रेड लाइन ने वहां पे तबाही फैलाई हुई है यार. अच्छा जी, फैजान परवेज कहते हैं व्हाट्स योर मॉर्निंग वॉक रूटीन नाउअडेज. हैड प्लान्ड आफ्टर फजर बट डिडंट मैनेज सो नाउ शेड्यूल्ड इट आफ्टर मगरिब. अच्छा देखिए, सबसे पहले तो यार मैं सुबह उठ के इतनी भाग दौड़ करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, और जब कोई उसको वॉक बोलता है ना यार मेरी एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम हट सी जाती है यार. यहाँ पे इसको वॉक मत बोलिएगा, ओके. इट्स लाइक 30 minutes ऑफ प्योर रनिंग. ऑलराइट, सॉरी यार मजाक कर रहा था, नहीं बट वाकई यार वॉक नहीं करता यार मैं. हाँ, एंड में थोड़े कूल डाउन होने के लिए वॉक जरूर कर लेता हूँ. सर गर्मी हो, सर्दी हो, खिजा हो, बाहर हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरी मॉर्निंग रूटीन का एक मखसूस टाइम है और वही मखसूस टाइम है, वो बिल्कुल मजा आता है. बल्कि मैं तो विंटर्स, आई लुक फॉरवर्ड टू विंटर्स के पार्क में मैं जाता हूँ. पार्क में तो मुझे अजानों की आवाजें गूंज रही होती हैं, तो बड़ा मजा आता है मुझे तो इस चीज में यार. अच्छा जी, हसान शेख कहते हैं द लॉन्गेस्ट इंग्लिश वर्ड विदाउट अ ट्रू वॉवेल इज रिदम. ट्रू वॉवेल, so there is a like fake false vowel as well. I know फ्रेंच जबान में y जो है उसको वॉवल कंसीडर किया जाता है. आपको पता है फ्रेंच जो है वो y को कहते हैं इकगैक, या बिलीव इट और नॉट दे कॉल इट इकगैक. सो वहां पे वॉवल कंसीडर किया जाता है. अदील प्लीज टेल अस व्हाट वाज दीपिका पादुकोण डूइंग इन द फाइनल ट्रॉफी अनवीलिंग. हाँ, हमारे काफी सारे पाकिस्तानी इस बात पे परेशान हो रहे थे कि यार ये क्या मजाक है यार, पाकिस्तानियों सिक्योरिटी करते हैं और फाइनल में कतर वालों ने जो है वो दीपिका पादुकोण को बुला लिया वहां ट्रॉफी अनवीलिंग के लिए. नहीं, देखिए जी, ये प्लीज समझें इस पूरी चीज को. दीपिका इज द मॉडल फॉर लुई वीटों. आप जानते हैं एक मशहूर फ्रेंच फैशन कंपनी है लुई वीटों, और लुई वीटों जो है दे आर द ऑफिशियल कैरियर प्रोवाइडर. वो जो बॉक्स था ट्रॉफी का जिसमें वर्ल्ड कप की ये ट्रॉफी जो है ये ट्रैवल कर रही होती है, इस ट्रॉफी को जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो लुई वीटों हैं. एंड द लेडी इज एक्चुअली दीपिका पादुकोण जो हैं वो इनकी वो हैं ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर हैं. इस वजह से जो है वो जिसे कहते हैं कि ये कहा जाता है, इस वजह से इनको जो है ना वो बुलाया गया था इस पूरे मामले में. ठीक हो गया, आई होप दैट क्लैरिफाइज नाउ. देन वी हैव गॉट साशिक कहते हैं yesterday you said that you would dig in why Babar came separately from the team. Did you find out? I think ये तो काफी हद तक बात क्लियर हो गई है. बाबर को जो है वो, और राशिद भाई ने इसको, राशिद लतीफ भाई ने उसको अपने शो में बता भी दिया है कि जी उनका कुछ सिक्योरिटी की टीम के साथ फड्डा हो गया था. इवन दो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया टीम है वो इंसिस्ट कर रही है कि नहीं, बाबर वॉज एक्चुअली इल, उसकी तबीयत खराब थी, इस वजह से वो लेट आया. लेकिन कम ऑन यार, आई थिंक ऐसी बातें अब सबको पता होती हैं, तो ये पता नहीं क्या पैरेलल स्टोरीज बना रहे होते हैं. जाहिर है वो बोलेंगे तो नहीं ऑफिशियली इसको, लेकिन वाकई बाबर जो है वो कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हवाले से इतने खुश नहीं थे जिसके उन्होंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड किया है. पीर जहीर साहब कहते हैं आवाज बदल कर बोल रहे हैं आज, बट गुड वॉइस टुडे. हैव यू बीन बर दुबई? हैव यू बीन टू बर दुबई? बिन टू दुबई, वहां पे बिन टू बर दुबई, ये बिल्कुल जी, बिल्कुल गया हूं मैं.
अच्छा जी, इसके अलावा शैला अकील कहती हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. थैंक यू सो मच शैला, बहुत शुक्रिया. और अभी हम क्या करते हैं, अभी जो है वो अच्छा जी, कामरान याया कहते हैं टैलेंट तो हमारे पास भी है मगर उसको सेलेक्ट करने वाले नहीं है, इसलिए हमारा टैलेंट जाया हो जाता है. अगर मेसी को कोच सेलेक्ट नहीं और फेवरेटिज्म करता तो मेसी भी जाया हो जाता. जो दो गाने बिल्कुल इस वक्त सुपर हिट चल रहे हैं, वन was the one that featured Shay Gill, जो कि मैंने इससे पहले चलाया था ब्रेक से पहले, और ये दूसरा गाना जो है वो मैंने अभी चलाया है. और जिन लोगों ने अभी प्रोग्राम ट्यून इन किया है थोड़ी देर पहले और कह रहे हैं आज तो आदिल भाई गाने पे गाने चला रहे हैं, आप लोग को अंदाजा हो रहा होगा कि मैं गाने पे गाने क्यों चला रहा हूँ, बिकॉज आवाज़ मेरी बिल्कुल सपोर्ट जो है ना वो आज मुझे ठीक से कर नहीं रही है. तो ये दोनों गाने ताहम मुझे बहुत अच्छे लगे एंड थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच फॉर जिसे कहते हैं ना कि रिकमेंडिंग दीज सॉन्ग्स. चलें जी, ग्रेट. अच्छा मसूद, आई हैव टोल्ड यू हु द सिंगर इज. दिस इज कैफी खलीली, द कानायारी गाय, द लियारी बॉय फ्रॉम कराची. इसके अलावा मसूद कहते हैं प्लीज विश आतिफ गौरी ऑन हिज बर्थडे टुडे. जबरदस्त. इफ आतिफ गौरी जो कि हमारे कॉलीग थे, now he has moved to Islamabad as well. Well, he's listening to the program. Atif, happy birthday to you, my friend. And मसूद की तरफ से, मसूद सिद्दीकी की तरफ से आपको जो है वो ये जो है पहुंचे भाई आपको ये हैप्पी बर्थडे. ओके जी. देन इसके अलावा टुडे इज द सॉन्ग डे. हाँ बिल्कुल ऐसी है जी, आज बस गाने आप मेरी तरफ से जो है ना आज जरा गाने ज़्यादा सुन लीजिए. एंड देन चले मैसेजेस भी आप लोगों के कुछ मैं देख लेता हूँ. और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से तो हम सुबह बात कर चुके हैं कि उनकी सियासी मुश्किलात में जो है वो मजीद इजाफा हुआ है और उनके टैक्स की जो तफसीलात हैं वो बहुत जल्द पब्लिक के लिए रिलीज करने वाली हैं. इसके अलावा एक और जो बड़ी खबर इंटरनेशनली है, दैट इज कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अगेन. और खबर ये आई है दैट यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इज इन यूएस राइट नाउ. वो वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए हैं और वॉशिंगटन डीसी पहुंचने का मतलब ये है कि जब से साल के आगाज में, इस साल के आगाज में आप जानते हैं इसका सबसे अहम जो इंटरनेशनल वाकया था वो रूस का यूक्रेन पर हमला था. तो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दुनिया के किसी और मुल्क गए होंगे. कुछ मुल्कों ने आप जानते हैं उनके सरबराहों ने वहाँ के दौरे ज़रूर किए थे, जिसमें मोस्ट नोटेबली जो हैं वो बरतानिया के साबिक वजीर आज़म बोरिस जॉनसन वहाँ पर गए थे. आई थिंक फ्रेंच प्रेसिडेंट भी जाना हुआ है, जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्स उनका भी जाना हुआ है. लेकिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की वो कहीं पर नहीं गए. सो ही ट्रैवल्ड टू वॉशिंगटन डीसी और कांग्रेस का जो है वो एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा आज रात, यानी वेडनेसडे नाइट अमेरिका में. उनके लिए कल रात ये होगा और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो उससे खिताब करेंगे. एक्चुअली वर्ल्ड कप का इतना जिक्र हो रहा है कि ज़ेलेंस्की भी जो है ना वो थोड़ा सा बेचारा फील कर रहा होगा कि यार मेरे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है दुनिया में, यूक्रेन का भी कोई जिक्र नहीं हो रहा है. तो वो निकल गए सफर पे और उन्होंने अमेरिका पहुंच गए और वो जरा दुनिया से कहेंगे कि भाई अब जरा मेरे हवाले से भी जो है ना वो बात की जाए. ओके जी. फैसल खान साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग सर फ्रॉम बावलपुर. वाई मोहम्मद अब्बास इंक्लूजन इन द टीम इज नॉट ऑन द टेबल. एनी फिटनेस इशू? नहीं, अब्बास के साथ कोई फिटनेस इशू नहीं है. आई थिंक जो हमारे टीम के सेलेक्टर्स हैं उनको लगता है दैट अब्बास इज उनका भी जो है ना शायद उनका फॉर्म का इशू ज्यादा लग रहा है कि वो शायद टीम में अगर हम उनको ले भी लें तो वो विकेट वगैरह जो है ना वो नहीं ले पाएंगे. वैसे जिस किस्म की थर्ड क्लास बॉलिंग अटैक के साथ हम उतरे थे अभी, अब्बास की जगह तो बनी तजुर्बे ज्यादा. अगर आप कह रहे हैं कि तजुर्बे की बुनियाद पे आप हसन अली को एक बार फिर से टीम में लाना चाह रहे हैं, आपको पता है ना घूम फिर के हसन अली टीम में क्यों वापस आ जाता है? बिकॉज हसन अली भी अभी जो है ना वो ये ट्वीट करने वाला है कि सोचना भी मना है, देख लीजिएगा अगर अभी तक उसने किया नहीं है तो. इनर सर्किल है, आपको पता है किन साहब का. वरना अगर सिर्फ तजुर्बे की बुनियाद पे लाना है तो हसन अली से तो बेहतर बाबा अपना अब्बास ही है यार. अब्बास को खिला लो यार. लेकिन क्या करें. तला आफ्ताब कहते हैं आई हैड रिकमेंडेड यू कहानी सुनो बैक इन अक्टूबर. ओहो चलें भाई, आई एम सो सॉरी, मैंने उस वक्त नहीं चलाया था बट अब मैं ये चला लेता हूँ. अच्छा जी. इसके अलावा मुबश्शिर नसीर कहते हैं लास्ट डे दिस वीडियो वाज ऑन सोशल सर्किल, ऑब्वियसली द हाफ पार्ट अ फुल सोर्स ऑफ roving humiliated attitude by Lala. Social media has lost its truthfulness. अच्छा लाला के साथ कोई मैं यार देख लेता हूँ मुबश्शिर.
यार लाला वैसे बड़ा अच्छा आदमी है, मैं आपको सीरियसली ये बता रहा हूँ. अब कोई वो क्या गेम चल रही है मुझे नहीं पता कि कौन सा एटीट्यूड लाला ने शो किया है यहाँ पे. लेट मी चेक. शहजाद इकबाल कहते हैं बेस्ट सॉन्ग दीज डेज वो कहानी सुनो. ओके दैट इज ग्रेट. इसके अलावा यूसुफ नवाब साहब कहते हैं वैसे अदील भाई कैफे बॉय ने उधम फेर दिया है इस गाने से, मुझे प्यार हुआ था. ठीक हो गया जी. इसके अलावा देन इरफान अहमद कहते हैं बाबर ये कराची वाली अंडर कंस्ट्रक्शन रेड लाइन ऑफ कराची गटेड टू सी दिस अप्रोच. बाबर अच्छा मुझे नहीं पता बाबर आपने क्यों लिखा है, लेकिन वाकई खैर रेड लाइन तो बहुत अनप्लान तरीके से बन रही है. आई थिंक इस पे हम काफी बात कर चुके हैं. अल्लाह ताला समझ वालों को अकल दे. समझ वालों को अकल दे. चलें पता नहीं मैंने क्या बोल दिया, लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. अरशद गुमरो कहते हैं चस्का लग गया है अरबों को. कतर आइंग होस्टिंग राइट्स ऑफ 2036 ओलंपिक्स आफ्टर सक्सेसफुली स्टेजिंग फीफा वर्ल्ड कप. यार उससे पहले तो 2030 में मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि कासल आलम कासल आलम फिल अरेबिया ममलिकत अरेबिया सऊदी. वो कह रहा है जी मैं अपने मुल्क में करूंगा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप करवाना है मुझे. वरना काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2030 का जो वर्ल्ड कप है ये सेंटिनरी वर्ल्ड कप होगा. सेंटिनरी वर्ल्ड कप का मतलब ये है कि वर्ल्ड कप के 100 साल मुकम्मल हो जाएंगे और वर्ल्ड कप के जो ये 100 साल मुकम्मल होंगे इसमें जो सेंटिनरी वर्ल्ड कप होने वाला है काफी सारे लोग चाह रहे हैं कि ये साउथ अमेरिका में हो. उसकी वजह ये है कि साउथ अमेरिका में ही पहला फीफा वर्ल्ड कप आपको पता है यूरुग्वाई में हुआ था. इसका फाइनल भी यूरुग्वाई और अर्जेंटीना के दरमियान खेला गया था. सो कहते हैं जी अर्जेंटीना यूरुग्वाई और शायद कोई एक और मुल्क है पैराग्वाई मेरे ख्याल से गलती पर हो, ये मुश्तरका तौर से वर्ल्ड कप होस्ट करना चाहते हैं. सो लेट्स सी क्या होता है इसके हवाले से. लेकिन मोहम्मद बिन सलमान मार्केट में आ गए और वो कह रहे हैं जी मुझे करवाना है वर्ल्ड कप. ओके जी. देन क्या सीन है. देन ये सीन है कि एसके कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से फॉर द पीपल हु डिडंट नो अबाउट लुई वीटॉन प्लीज सर्च अबाउट फोर्ब्स रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हु सरपास्ड. जी हाँ बिल्कुल बैगनॉट आर्नो जो कि लुई वीटॉन के मालिक हैं. ही हैज बिकम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. अच्छा जी ये हो गई बात. इसके अलावा हमारे पास मैसेज और किनका आया है हमारे पास. सुबह ऑकलैंड से भी मैसेज आया हुआ था मैं देख रहा था यार, और वो भी हाँ फिजा का मैसेज आया था. कहीं थे अदिल अंकल प्लीज उतनी उदास बातें नहीं किया करें क्योंकि फिर मेरी अम्मी को लगता है कि पाकिस्तान बस खत्म है एंड देयर इज नो होप. वेल अब नहीं पाकिस्तान तो खत्म नहीं होना, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो होती है ना यार. यानी मैं फिर वही बात करता हूँ इतना हाई पोटेंशियल मुल्क हमारा यार, और किन लोगों के हाथ लग गया और क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ यार. अफसोस तो ज़ाहिर है इस बात का आपको होगा. द फ्रस्ट्रेशन इज रियल. तो अब ये है कि फ्रस्ट्रेशन है और ये ना हो रही है, मैं इसको जिक्र ना करूं तो फिर तो यार फिर कोई क्या कहते हैं यार, क्या किया जा सकता है. चले जी जहां पे इस प्लेलिस्ट को इतना लोग पसंद कर रहे हैं वहां पे ज़ाहिर है एक साहब का मैसेज आया है कि टिकटॉक वाली प्लेलिस्ट जो है ना वो आपकी आज शो की लग रही है. सो वेल एज आई ऑलवेज से प्लेलिस्ट जितनी भी अजीम हो जाए जबरदस्त हो जाए यू कैन नेवर सेटिस्फाई एवरीवन. ठीक है इसी खुशी में आपको हम लिए चलते हैं. ब्रेक की जाने मिलेंगे. इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. 8:51 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने. अच्छा भाई कितनी दफा गुड मॉर्निंग बोलूं यार, एक ही बात बोले जा रहा हूँ. अच्छा अभी दीपिका पादुकोण का जिक्र हो रहा था. आपको पता है कि इस वक्त तो बहुत ही बैड सीन चल रहा है इंडिया में. शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान के बॉयकॉट की जो है वो बातें चल रही हैं और बड़ी जबरदस्त वहां पे जो है ना जो राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लगी हुई हैं कि जी पठान का बॉयकॉट किया जाए. और बॉयकॉट करने की वजह तो आपको समझ में आई है और आपको वो समझ में आ गई होगी. बॉयकॉट वो अगर जस्ट इन केस यू डू नॉट नो तो उसकी वजह जो है वो ये है कि इस फिल्म में एक सॉन्ग है और वो सॉन्ग जो है वो उसकी तस्वीरें वगैरह और उसके कुछ क्लिप्स वगैरह आए हैं जो काफी वाहियात किस्म का गाना है. ज़ाहिर है वो तो खैर आप जस्टिफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं. ज़ाहिर है आज़ादी ख्याल और आज़ादी राय के नाम पे ये तो मैं खैर बात कर नहीं रहा, लेकिन सुनने में ये आया है कि उसमें जो दीपिका पादुकोण एक गाने में शाहरुख खान के साथ काफी दोस्ताना माहौल में नजर आ रही हैं और वो जो लिबास पहनी हुई है वो ज़ाहिर है कुछ कल्चर्स में काफी नाजेबा लिबास जो है समझा जाएगा जिसको आम अल्फाज में बिकिनी कहा जाता है. और उस बिकिनी का जो रंग है वो
भगवा रंग है, भगवा रंग यानी नारंगी रंग है। और ये नारंगी रंग को भगवा रंग इसलिए कहा जाता है कि ये हिंदुइज्म का जो कलर है वो ये भगवा रंग जो है, ये कहा जाता है कि ये वो कलर है जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है, वो हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट करता है। सो उसमें जो अब शोर मच रहा है वो ये मच रहा है कि भाई ये उनके लिए बड़ा मुबारक और मोतबर किस्म का जो है वो रंग है, और उसको बुनियाद बनाकर इस फिल्म को, उसके फिल्म के खिलाफ बॉयकॉट की कैंपेन चलाई जा रही है। अच्छा, ये जो भक्त है ना, ये जो मोदी भक्त हैं, इनकी अपनी एक अलग दुनिया है। इनकी पूरा साल इनका ना एक बॉयकॉट का कैलेंडर बनता है। इस महीने इसको बॉयकॉट करना है, इस महीने इसको बॉयकॉट करना है, डोमिनोज पिज्जा को बॉयकॉट करना है, उन्होंने पाकिस्तान की फतह में जश्न मनाया, इस महीने फलाना सलमान खान को करना है, आमिर खान को बॉयकॉट किया। आपको पता है उसकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा जो आई थी, खैर वो फिल्म तो ऐसी बकवासी थी लेकिन उसकी बाकायदा एक मूवमेंट चलाई गई थी। अब शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए जो है ये बॉयकॉट वाला सीन चल रहा है। अच्छा देखें यार, ये इसमें दीपिका पादुकोण का भगवा रंग की ये बातें, उनकी ये कलर पहनना एंड ऑल, देखिए अगर भगवा रंग में ही जो है ना, और उसमें फहश किस्म के और कहना चाहिए कि लिचर और वल्गर किस्म के डांस और जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उस हवाले से अगर बॉयकॉट करने की बात बनती है तो फिर तो रवीना टंडन ने भी टिप टिप बरसा पानी में भगवा रंग की साड़ी पहनी हुई है। और यार क्या एक चीजें याद दिला दी, सॉरी यार। तो अक्षय कुमार और रवीना, अक्षय कुमार तो आपको पता है कि जो भक्तों की जो फौज है बॉलीवुड में, उसका तो वो सरदार है। और ये जो रवीना टंडन है ये भी बहुत वोकल सपोर्टर है बीजेपी की। तो इन्होंने भी कभी आके माफी नहीं मांगी कि जी मैंने 1994 में या पता नहीं 95 में रिलीज होने वाली फिल्म मोहरा के उस गाने में मैंने बहुत ही वाहियात और भगवा रंग की साड़ी पहनी थी। तो ये पागलपने वाली बातें फजूल किस्म की इनकी हैं ये। लेकिन आप जानते हैं कि ये गेम हो क्या रही है? ये गेम बेसिकली हो रही है शाहरुख खान के खिलाफ। बिकॉज शाहरुख खान, आपको पता है कि बहुत अरसा हो गया शाहरुख खान ने कोई हिट फिल्म नहीं दी है। ये पठान फिल्म जो आने वाली है, इससे इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये काफी अरसे बाद एक शाहरुख खान की एक अच्छी हिट फिल्म होगी। लेकिन उसके खिलाफ अब ये बॉयकॉट की मुहिम जो है ये चलाई जा रही है। अब शाहरुख खान जो है ना, ये वो बंदा है जो कि एक जो हिंदुस्तान में जो सरकारी मुसलमान होते हैं उनकी डेफिनेशन में भरपूर तरीके से फिट होता है। यानी ये वो लोग हैं सरकारी मुसलमान जो कि इंडिया की इस वक्त की गवर्नमेंट को और इस वक्त की जो सरकार है, जो उनके यहाँ इस वक्त चल रहा है माइंडसेट इंडिया में, उनको खुश करने के लिए किसी भी एक्सटेंड पे जा सकते हैं, अपने आप को सेक्युलर भी बताते हैं। शाहरुख खान ने हमेशा से खैर ओपनली ये बात बोली है कि वो कभी भी कोई अपने आप को, उसने कभी रिलीजियस आदमी नहीं बोला, अपने आप को कभी उसने एज सच प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं बोला। वो शायद उसका, मैंने ये भी इंटरव्यू सुना है कि उसने जिंदगी में सिर्फ एक बार दुआ की जब उसकी माँ मरने वाली थी और माँ उसकी बहुत सीरियस थी। उसके अलावा उसने कभी भी जो है ही इज नेवर प्रेड टू द ऑलमाइटी। सो वो पूरी कोशिश करते हैं कि जी इनको जो है ना वो अपने आप को इस तरह दिखाएं कि दे बिकम एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी। लेकिन इंडिया में आपको पता है कि जो मुसलमानों की इस वक्त टारगेटिंग चल रही है, शाहरुख खान का जो नाम ही है, उसके नाम के साथ जो खान लगा हुआ है, जाहिर है वो उसके लिए कितना बड़ा इशू बन गया है कि वो नहीं इसको सुकून के साथ जो है ना वो रहने देंगे। सीरियसली वो तंग करेंगे इसको, जितना भी जो है ना वो कुछ कर लें। बट एनीवे ये है सिलसिला। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस इस फिल्म के हवाले से। लेकिन काफी जबरदस्त जिसे कहते हैं ना, इस पे वो चल रहा है सीन, बहस चल रही है इस वक्त इंडिया में। दीपिका पादुकोण हुआ है या शाहरुख खान हुए। अब शाहरुख खान इज डिफाइंट राइट नाउ, अभी तक तो वो डिफाइंट है। लेकिन आप ये देखें कि बॉलीवुड में खुल के उनको सपोर्ट नहीं मिल रही है, अभी मेरे पास एक ट्वीट भी आया, हमारे किसी ग्रुप में आया हुआ है, जिसमें दीपिका के हवाले से भी जो है ना वो ये बात चल रही है कि वो भी मोहम्मदन लेडीज है। मोहम्मदन मुसलमानों को पहले अंग्रेजों ने, आपको पता है कि वो मुस्लिम्स के बजाय मोहम्मदन का वर्ड यूज करते थे, जिसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन निकला है, इस तरह ही जो है वो जूडा से जूडाइज्म निकला है। तो वो मुसलमानों के लिए भी मोहम्मदन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। आपको पता है कि वहाँ पे एक बड़ा बंगाल में मशहूर फुटबॉल क्लब भी है। और तो वो बहरहाल तो वो कह रहे हैं जी दीपिका पादुकोण एक्चुअली मोहम्मदन लेडीज है, यानी एक मुसलमान जो है वो खातून है। बट बहरहाल चलें जी, देखते रहते हैं इस पे क्या रहता है सिलसिला। मुझे आप इजाजत दीजिए यार, मेरी आप लोगों से मुलाकात अब कल सुबह एक बार फिर होगी, प्रोवाइडेड दैट माई थ्रोट इज बेटर। इस तरह बोल के प्रोग्राम करने से बेहतर है इंसान ना ही करे यार। तो मुश्किल आप लोगों को भी टॉर्चर होती होगी मेरी आवाज सुन के, और मुझे भी जरा टॉर्चर करना पड़ता है अपने आप को शो करने के लिए। सो
अल्लाह करे हम कल मिल जाए, नहीं मिले तो परसों अल्लाह ने चाह हम जरूर मिल जाते हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.